नमस्कार, मैं हूं करिश्मा और बंसल न्यूज की खास पेशकश आयुष्मान में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हम हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी देते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर केवल गंगराडे, जो कि बंसल हॉस्पिटल में सीनियर ऑर्थोपेडिक ऑर्थोस्कोपिक सर्जन है। डॉक्टर केवल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आज हम बात करने जा रहे हैं विटामिन डी और रिकेट्स के बारे में और इससे जुड़े इलाज के बारे में। अगर आपको भी इससे जुड़े कुछ भी समस्या है तो कार्यक्रम के दौरान हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। डॉक्टर केवल से आप बात कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा का विषय। विटामिन डी और रिकेट्स के बारे में हम बात करेंगे। डॉक्टर केवल, सबसे पहले तो ये बताएं कि आखिर विटामिन डी क्या होता है और ये कितना ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। जी, विटामिन डी यह एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है जो बॉडी में विभिन्न प्रकार के पदार्थ या फिर सनलाइट के थ्रू हमें बॉडी में मिलता है। बट नेचुरली देखा जाए तो यह नेचुरली मिलने वाले फूड्स में काफ़ी कम सीमित मात्रा में मिलता है और इसका मेनली सोर्स जो है वह सनलाइट होता है। बस जब सनलाइट को हमारी बॉडी का पार्ट एक्सपोज होता है तो हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है और यह विटामिन डी शरीर के बहुत सारे मुख्य कामों में मदद करता है, जैसे कि बोन की ग्रोथ होना, बोन का रिमॉडलिंग होना, शरीर में कैल्शियम फास्फोरस का बैलेंस बनाए रखना, सेल ग्रोथ, न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस या फिर जेनेटिक इनकोडिंग जैसे कई मुख्य फंक्शंस होते हैं बॉडी में, जिसमें विटामिन डी का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसीलिए हमें विटामिन डी के बारे में या उसके रेगुलर फंक्शंस के बारे में जानकारी होना अत्यधिक आवश्यक है। वह इसे नॉर्मली मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। जी, तो चलिए, शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है विटामिन डी, लेकिन आखिर इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, इसके बारे में बताएं। कैसे हमारे शरीर को विटामिन डी मिले, क्या हम खाएं क्या ना खाएं। जैसे नेचुरली फूड्स में यह बहुत ही सीमित मात्रा में मिलता है, मैंने बताया यह। बट नेचुरली देखा जाए तो जैसे सी में मिलने वाली फ़िश है या फिर कॉड लिवर ऑयल है या फिर एग योक, चीज़ या फिर कुछ तरह के स्पेशल तरह के सीरियल्स जैसे कि सोयाबीन में यह कुछ अमाउंट में विटामिन डी पाया जाता है। बट इसका मुख्य सोर्स है यह सनलाइट के थ्रू मिलता है। जब हमारा शरीर सनलाइट को एक्सपोज होता है तो सनलाइट से मिलने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं वह हमारी स्किन को एक्सपोज करती है, स्किन रिएक्ट करती है। वह स्किन में प्रस्तुत एक 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल नामक एक पदार्थ होता है जिसे वह विटामिन डी में कन्वर्ट करती है। और यह विटामिन डी लीवर व किडनी के थ्रू होते हुए एक एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी बनाता है जो मेनली कैल्शियम और फॉस्फोरेट एब्जॉर्प्शन करने में स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर किडनी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करता है और यही कैल्शियम ब्लड में जाकर हड्डियों या बाकी फंक्शंस में मदद करता है। जी। विटामिन डी के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, जैसे कि या बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं कि विटामिन डी मिलने के लिए एक्चुअली सनलाइट में किस समय जाना चाहिए, दिन के समय किस समय में बैठना चाहिए, कितनी देर के लिए बैठना चाहिए। तो इसके बारे में यदि बात करें तो जैसे दिन के विभिन्न टाइम हो जाए या फिर सीज़न या फिर बादलों क्लाउड्स का होना, इन सब फैक्टर्स के कारण विटामिन डी का निर्माण काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है। तो नॉर्मली देखा जाए तो यदि 10 बजे से दोपहर 3 बजे का समय यह सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिस समय यूवी रेज काफ़ी अधिक मात्रा में रहती है। और यदि एक्सपोजर का टाइम हमारा 10 से 20 मिनट तक यदि कोई शरीर का एक्सपोज पार्ट जैसे हाथ, फेस या फिर अपर बैक, यदि शरीर का यह पार्ट 10 से 20 मिनट तक यदि सनलाइट में ड्यूरिंग दिस टाइम 10 बजे से 3 बजे के समय में यदि एक्सपोज होता है तो काफ़ी नॉर्मली रिक्वायरमेंट हमारी विटामिन डी की काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है। वह एडिशनल सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। जैसे फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग रिकमेंडेड जो डेली विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है वह अप टू 1 ईयर की एज तक 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे की रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन जैसे ही 1 साल के बाद एडल्टहुड तक यह रिक्वायरमेंट 600 इंटरनेशनल यूनिट तक चली जाती है। तो यदि हम प्रॉपरली सनलाइट को एक्सपोज होते हैं या फिर प्रॉपर डाइटरी सोर्स के थ्रू विटामिन डी कंज्यूम करते हैं तो हमारी यह डेली रिक्वायरमेंट इजीली कवर अप हो जाती है। वह हमें एडिशनल मेडिसिन या फिर एडिशनल सप्लीमेंट्स की ज़रूरत काफ़ी हद तक कम हो जाती है। जी। डॉक्टर केवल ये बताएं कि विटामिन डी की कमी के कारण आखिर क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं और किस ब्लड ग्रुप के बारे में ब्लड ग्रुप में इसका रिस्क ज़्यादा रहता है, ये बताएं। जी, जैसे हमने बात की कि विटामिन डी का निर्माण स्किन के थ्रू, सनलाइट के थ्रू होता है। तो यदि हमारा शरीर सनलाइट को प्रॉपरली एक्सपोज नहीं हो रहा है तो उसका निर्माण काफ़ी हद तक कम हो जाता है। साथ ही यदि
विटामिन डी शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, क्योंकि शरीर पेशेंट को यदि कोई इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम या गैस्ट्रिक कोई और प्रॉब्लम है, या फिर डार्क स्किन पीपल जिनमें स्किन में मेलानिन कंटेंट काफ़ी होता है, इन लोगों में विटामिन डी का निर्माण काफ़ी हद तक कम हो जाता है। साथ ही जैसे कुछ रीनल पेशेंट्स या फिर लीवर डिजीज से ग्रसित पेशेंट, इन पेशेंट्स में विटामिन डी का एक्टिवेशन नहीं हो पाता, जिसके कारण एक्टिव विटामिन जनरेट नहीं हो पाता, वह उसका रोल नहीं प्ले कर पाता है जी। तो इस तरह के कुछ कंडीशंस है जिनमें विटामिन डी का निर्माण काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो नवजात शिशु जैसे जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं, या फिर जिनका वेट काफ़ी कम, बर्थ वेट काफ़ी कम होता है, और वह केवल ब्रेस्ट फीडिंग पर डिपेंडेंट रहते हैं, इन बच्चों को विटामिन डी पूरी तरह से मिल नहीं पाता। इसीलिए अथॉरिटीज़ रिकमेंड करती है कि इन बच्चों को एडिशनली विटामिन डी सप्लीमेंट किया जाए, ताकि उनकी जो बोन ग्रोथ है या डेवलपमेंट है वो नॉर्मल पेस पर हो सके। और साथ ही कुछ पेशेंट्स जो ओबीज हैं या फिर गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी की हुई है, उन पेशेंट्स में भी यह विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाता, वह उन्हें आगे चलकर विटामिन डी के कारण काफ़ी समस्याएं हो सकती है। तो उन्हें शुरुआत से ही चाहिए कि वह विटामिन डी सप्लीमेंट एक रेगुलर टाइम पीरियड पर लेते रहें, वह विटामिन डी मॉनिटर करते रहें, ताकि विटामिन बैलेंस काफ़ी हद तक नॉर्मल बना रहे, वह उन्हें विटामिन डी के कारण होने वाली कमी के कारण होने वाली समस्याएं कम से कम फेस करनी पड़े। जी। डॉक्टर केवल ये बताएं कि विटामिन डी की कमी से आखिर कौन सी समस्याएं होती हैं? विटामिन डी की कमी से काफ़ी हर एज ग्रुप इक्वली अफेक्ट होता है। जैसे चाइल्डहुड में हो विटामिन डी की कमी के कारण कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स दिखाई देते हैं, यदि एडल्टहुड में विटामिन डी कम होता है तो उसके सिम्टम्स या लक्षण कुछ अलग रहते हैं। जैसे बच्चों में कॉमनली 6 महीने से 3 साल के बच्चे काफ़ी हद तक विटामिन डी की कमी से अफेक्ट होते हैं। कॉमन एज ग्रुप 6 महीने से 3 साल का देखा गया है। इसमें जो अर्ली एज रहती है उसमें बॉडी में विटामिन डी की कमी के कारण कैल्शियम या फास्फोरस ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, बॉडी में कैल्शियम फास्फोरस बैलेंस ठीक से मेंटेन नहीं हो पाता, जिसके कारण बच्चों की बोन्स जो ग्रोइंग बोन्स होती हैं उनमें मिनरलाइजेशन या कैल्सिफिकेशन ठीक से नहीं हो पाता, क्योंकि कैल्शियम बॉडी में काफ़ी हद तक कम हो जाता है और बोन मिनरलाइजेशन ना होने के कारण बोन काफ़ी हद तक सॉफ्ट रह जाती है, जिसके कारण सेकेंडरीली बोन्स में डिफॉर्मिटीज़ या अलग तरह के बोनी चेंजेस दिखाई देने लगते हैं। बच्चों की ग्रोथ काफ़ी हद तक अफेक्ट होने लगती है। तो यदि देखा जाए तो अर्ली चाइल्डहुड जैसे 2-3 साल तक के बच्चों में मसल्स वीक होने लगती है, कमज़ोरी दिखाई देती है, उनकी ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाती है। यहीं अगर लेटर चाइल्डहुड की बात करें तो उनमें बच्चों की हाइट काफ़ी हद तक कंपेयर टू अदर बच्चे जो उनकी इक्वल एज के हैं, उनकी हाइट काफ़ी हद तक कम रह जाती है। बोन में जैसे स्कल की डिफॉर्मिटी या फेशियल चेंजेस, रिप केज की डिफॉर्मिटी या फिर मसल टोन कम होने लगती है। और साथ ही लोअर लिम्ब यानी पैरों में भी टेढ़ापन या फिर तिरछापन आने लगता है, जिसे हम जेनुवेल्गम या जेनुवेरम नाम से यानी मेडिकली यूज़ करते हैं। और जेनुवेरम या वेलगम के कारण कॉस्मेटिकली बच्चे काफ़ी अफेक्ट होते हैं। कॉस्मेटिकली यह डिफॉर्मिटी काफ़ी अलार्मिंग रहती है। जैसे एडल्टहुड में बात करें तो एडल्टहुड में ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशंस दिखाई देती है। ऑस्टियोमलेशिया भी यह एक विटामिन डी कैल्शियम कमी के कारण होने वाले चेंजेस है, जिसमें पेशेंट बोन पेन, कंटिन्यूस बॉडी एक, मसल एक से परेशान रहते हैं। सुबह उठने पर खास करके उन्हें मॉर्निंग स्टिफनेस या बैक पेन फील होने लगता है। यह सारे सिम्टम्स विटामिन डी, स्पेशली विटामिन डी की कमी के कारण होते हैं, जो काफ़ी हद तक 30 नॉर्मल लेवल यानी 30 to 50 नैनोमोल पर लीटर से भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है जी। तो सेकेंडली जैसे ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस भी एक ये एल्डरली पीपल्स में दिखाई देने वाला सिम्टम है, जो कि लॉन्ग टर्म डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम की कमी के कारण यह ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं। इस जैसे सरल शब्दों में बात करें तो यदि यंग पेशेंट्स जिनमें कैल्शियम, विटामिन डी की मात्रा काफ़ी हद तक नॉर्मल रहती है, वह आगे चलकर ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या से कम परेशान रहते हैं। लेकिन जो पेशेंट्स हैं, जो लोग नॉर्मली यंग चाइल्डहुड, यंग एडल्ट में कैल्शियम या विटामिन डी नॉर्मली मेंटेन नहीं कर पाते या उनमें शुरुआत से कमी रहती है, आगे चलकर वह ऑस्टियोपोरोसिस से परेशान रहते हैं। वह ऑस्टियोपोरोसिस के कारण सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस जैसे फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर या फिर कंसिस्टेंटली बॉडी एक, रिब फ्रैक्चर्स, वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स
जैसी समस्याएं दिखाई देने जी जी, लगती हैं। चलिए डॉक्टर, इस पे हम और बात करेंगे विस्तार से। एक कॉलर हमारे साथ जगदीश जुड़ चुके हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी जगदीश, क्या समस्या है आपकी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम क्या आज पैरों में दर्द रहती है? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं मिल पा रही है जगदीश, एक बार फिर से अपना क्वेश्चन दोहराएं। मैडम क्या ये हाथ में थकान है? शायद थकान मुझे रहती लगता है कि ये कहना चाहते हैं कि उनको थकान ज़्यादा रहती है। हम्म। थकान के अलावा और कोई भी तकलीफ है आपको या सिर्फ थकान रहती है? और सर ये क्या थकान, है कि सुबह उठना बहुत शरीर में थकान सी रहती है, उठने में भारी दिक्कत है। थकान के साथ जैसे शरीर में बॉडी एक या जॉइंट पेन होना, उस तरह की भी तकलीफ है आपको? हाँ हाँ, थोड़ी बहुत अभी ज्वाइन को तकलीफ हुई। ओके, ये कितने समय से हो रही है? सर यही कोई 5-6 महीने से। ओके, इसके अलावा कोई और तकलीफ जैसे बुखार आना या फिर और कोई जॉइंट में सूजन आना, ऐसी कोई समस्या तो नहीं है सर आपको? ये कुछ नहीं। ओके, सो मोस्टली आप जैसे कि मैंने बात की लक्षणों की, है ना, ये ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे सिम्टम्स, जिसमें बोन में कैल्शियम विटामिन डी की कमी के कारण ये इस तरह के बॉडी एक थकान होना काफ़ी आम बात हो गई है। सो आपको चाहिए कि आप एक बार डॉक्टर से परामर्श लें, विटामिन डी का लेवल एक बार चेक करवाएं और बेसिक कुछ एक्सरे की जांच होती है वह जांच करवाएं, और यदि विटामिन डी कैल्शियम की मात्रा कम आती है तो आपको उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होगा। और महीने 4 से 6 हफ्ते के ट्रीटमेंट के बाद आपको काफ़ी सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर, केवल एक और चीज़ है, बचपन से हम सुनते आए हैं कि विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स हो सकता है, लेकिन आगे इसका मतलब क्या है, इसके बारे में कुछ बताएं। जी, रिकेट्स यदि मूल सरल शब्दों में समझें तो विटामिन डी की कमी के कारण जैसे बॉडी में कैल्शियम की डिफिशिएंसी होने लगती है, और कैल्शियम की डिफिशिएंसी के कारण जो बच्चों की ग्रोइंग बोन रहती है उसमें एक ऑस्टियोइड मैट्रिक्स होता है, जिसका कैल्सिफिकेशन बॉडी शरीर में डिपेंडेंट, शरीर में पाए जाने वाले कैल्शियम पर डिपेंडेंट रहता है। सो यदि कैल्शियम की डिफिशिएंसी होती है तो ये बोन का मिनरलाइजेशन, कैल्सिफिकेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता, वो बोन जो डेवलप होती है वह काफ़ी हद तक सॉफ्ट रह जाती है। वह ओवर द पीरियड वेट, बॉडी वेट या बच्चे की एक्टिविटी के साथ साथ इनमें डिफॉर्मिटी डेवलप होने लगती है, मसल पुल के कारण या फिर बॉडी वेट के कारण। तो डिफॉर्मिटी में कॉमनली देखा जाता है कि कुछ फेशियल फीचर्स रहते हैं जिसमें फेशियल थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है, रिब केज जो रहता है, चेस्ट एक्सपांशन हो जाता है, रिब केज थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है, साथ ही पैरों में टेढ़ापन देखा जाता है जैसे बोइंग ऑफ लेग या फिर जेनु वेरम कहते हैं, या फिर नॉक नीज जैसे जेलुम वेलगम कहते हैं, जिसमें पैर दूर या पास की तरफ हो जाते हैं। वह यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले तो ये डिफॉर्मिटीज़ ओवर द टाइम काफ़ी हद तक बढ़ती चली जाती है। उसी तरह रिकेट्स के अलग अलग टाइप्स भी देखे जाते हैं। सबसे कॉमन जो है न्यूट्रिशनल रिकेट, जिसमें जनरली जस्ट विटामिन डी और कैल्शियम की डिफिशियंसी दिखाई देती है, और वह प्रॉपर विटामिन डी का ट्रीटमेंट मिलने के साथ ये डिफॉर्मिटीज़ काफ़ी हद तक ट्रीट भी हो जाती है। बट अदर 2 टाइप्स हैं जिसमें एक रेजिस्टेंट फैमिलियल हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स कहा जाता है, या फिर विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स। ये एक जेनेटिक वेरिएंट के कारण होता है, वह इसका ट्रीटमेंट नॉर्मल न्यूट्रिशनल रिकेट से थोड़ा सा अलग रहता है। वह इसमें एक रेगुलर फॉलोअप की काफ़ी हद तक रिक्वायरमेंट रहती है। चलिए, तो इसके इलाज के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सर, आपका क्या क्वेश्चन है, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ मैम, गुड आफ्टरनून मैम। जी, वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बोलिए। जी, एक्चुअली मुझे गर्दन के नीचे काफी दर्द रहता है, और ये राइट जो हैंड है उसमें शोल्डर में बहुत पेन होता है। जी, ये कितने इसके समय लिए से क्या हो रहा है? सर ये मुझे 4 और 5 मंथ हो गए। ओके, कोई इंजरी वगैरह हुई थी, आपको चोट लगी ना है कोई? सर, ना सर, नहीं। कुछ भी नहीं हुआ था ओके, मुझे। हाँ हाँ, मुझे हाथों, बस दर्द होता है काफी ज्यादा। ओके, यह दर्द कंटिन्यूस बना है या कभी जैसे डे टाइम में ज़्यादा होता है या इवनिंग आवर्स सोते में? वक्त काफी होता है, ओके और नाइट में। ओके, श्योर। आपकी एज कितनी है? मेरी सर 33। ओके, और कोई मेडिकल इलनेस तो नहीं है, डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर उस टाइप से? ना सर, कुछ भी नहीं। नथिंग। ओके, सो आपने अब तक कोई वर्कअप या इन्वेस्टिगेट किया है, जैसे कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट या फिर एक्सरे वगैरह? एक्सरे में दिखाया था तो उन्होंने बताया था कि गर्दन के नीचे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो नर्स का कुछ उन्होंने बताया था हैंड की। ओके, नहीं से यदि आपको ट्रीटमेंट जैसे मेडिसिन से एक्सरसाइज से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो मे भी आपको एक एमआरआई की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसमें डिस्क, सर्वाइकल डिस्क का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आइसोलेटेड आपको शोल्डर का प्रॉब्लम भी हो सकता है।
तो एक बार आपको यदि क्लिनिकली कोई जजमेंट या एक फाइनल डायग्नोसिस पे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो फिर बेटर है कि आप एक एमआरआई इवैल्यूएशन करवाएं, जिसमें आपको गर्दन में या फिर शोल्डर में जो भी प्रॉब्लम होगी वो एक ही बार में रूल आउट कर पाएंगे। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर केवल हम रिकेट्स के बारे में बात कर रहे थे, आपने ये तो बताया कि आखिर ये क्या होता है, लेकिन आखिर इसका इलाज कैसे संभव है? जी, रिकेट जैसे मैंने बात की कि न्यूट्रिशनल रिकेट सबसे कॉमन डिसऑर्डर है, पर कॉमनली जो प्रेजेंटेशन हम देखते हैं वह न्यूट्रिशनल रिकेट से ही परेशान रहते हैं। सो न्यूट्रिशनल रिकेट्स यदि अर्ली चाइल्डहुड में असेस डायग्नोज हो जाता है तो जो रिकेट्स के कारण होने वाली डिफॉर्मिटीज़ हैं या सेकेंडरी सिम्टम्स है उन्हें काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो नॉर्मली जैसे रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो है या रिकमेंडेशन है कि डेली विटामिन डी एटलीस्ट 400 से 600 इंटरनेशनल यूनिट हमें डेली मिलना चाहिए, बट न्यूट्रिशनल रिकेट में ट्रीटमेंट वाइज हमें यह डोज काफ़ी हद तक बढ़ाना पड़ता है। तो नॉर्मली यह 5000 से 10,000 यूनिट पर डे पर चला जाता है, या फिर इसे हफ्ते वाइज से डिवाइड भी किया जाता है, जिसमें हर हफ्ते 60,000 यूनिट का डोज दिया जाता है। वह ये कोर्स नॉर्मली 4 से 6 हफ्ते तक कंप्लीट किया जाता है और बच्चे को रेगुलरली फॉलोअप किया जाता है ताकि हम इसे रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट ठीक से असेस कर पाएँ, हीलिंग पैटर्न जज कर पाएँ। वह रिपीटेड एक्सरे करके जज किया जाता है कि हीलिंग किस हद तक नॉर्मल हो गई है। जिस तरह से मैंने डोजेस की बात की, वीकली डोज काफ़ी हद तक प्रीफर किया जाता है, क्योंकि वीकली डोज का एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज यह होता है कि इसमें जो नॉर्मल ब्लड पैरामीटर्स हैं जैसे फॉस्फोरस, कैल्शियम, ये काफ़ी हद विद इन 4 to 5 डेज या नॉर्मल रेंज में आ जाता है। साथ ही वीकली डोज के 7 से 10 दिन के बाद हमें एक्सरे में भी हीलिंग चेंजेस दिखाई देने लगते हैं। वह इसका एडवांटेज यह रहता है कि हम इसे अदर टाइप ऑफ रिकेट जैसे जेनेटिक जो मैंने बात की विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट या फिर फॉस्फेटेमिक रिकेट्स, इससे डिफ्रेंशिएट किया जाता है। वह ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ संतोष बुरहानपुर से जुड़ चुके हैं। जी संतोष जी, क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? चलिए, लगता है हमारा फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया है। अब हम अपनी चर्चा की तरफ आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर केवल, हमने ये जाना कि आखिर इसके बचाव के क्या उपाय हैं। अब ये बताएं कि विटामिन डी के ट्रीटमेंट में आखिर कितना समय लगता है और उसके बारे में कुछ बताएं। जी, नॉर्मली जब ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है तो 10 से 15 दिन में हमें हीलिंग चेंजेस दिखाई देने लगते हैं। वह इसका फॉलोअप का मेन इंपॉर्टेंस पर्पस ये होता है कि हम इसे अलग अदर टाइप ऑफ रिकेट से डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, क्योंकि ये अदर टाइप ऑफ रिकेट्स जैसे हाइपोफॉस्फेटेमिक या जेनेटिक रिकेट्स हैं उसमें विटामिन डी के डोज काफ़ी हद तक मल्टीप्लाई करने होते हैं। जैसे न्यूट्रिशनल रिकेट में हम 10,000 यूनिट पर डे की बात कर रहे हैं, बट इन द रिकेट्स में 60,000 पर डे से 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर डे तक के डोज को हमें बढ़ाना होता है। इसीलिए इसे रेगुलर फॉलोअप काफ़ी ज़रूरी रहता है। साथ ही इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद नॉर्मली 4 से 6 महीने का समय लगता है, जिसमें कि यह विटामिन डी लेवल नॉर्मल होता है, वह काफ़ी हद तक सिम्टम्स कवर किए जाते हैं। जी। साथ ही यह ट्रीटमेंट जब स्टार्ट किया जाता है तो कुछ ऑर्थोपेडिक डिफॉर्मिटीज़ जिनकी हम बात कर रहे थे, तो माइल्ड टाइप की डिफॉर्मिटीज़, माइल्ड टू मॉडरेट ग्रेड की डिफॉर्मिटीज़ विथ प्रॉपर ट्रीटमेंट या 4 से 6 महीने में काफ़ी हद तक कवर हो जाती हैं, वह ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाती हैं। बट कुछ सीवियर ग्रेड की डिफॉर्मिटीज़ होती हैं जिन्हें ऑर्थोपेडिक सर्जरीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है। वह अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट या फॉलोअप डिसाइड किया जाता है कि इसमें किस तरह की सर्जरी करनी है या किस तरह से प्लान करना है। जी, चलिए, एक कॉलर हमारे साथ प्रवेश इंदौर से जुड़ चुके हैं। जी प्रवेश जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार मैडम। जी नमस्ते। मैं बोल रहा था कि मेरे कमर में प्रॉब्लम है, उठने बैठने में मेरे को तकलीफ हो रही है। जी, डॉक्टर केवल बताएं। ओके, ये तकलीफ कितने दिनों से हो रही है आपको? 6 महीने से डॉक्टर। कितने दिनों से? 6 महीनों से। 6 महीनों से हो रही है। ओके, ये दर्द जो है आपका पैरों में खिंचाव की तरह तो नहीं फैल रहा है, जैसे करंट आना या नस खिंचा रही है? तो कौन से पैर में आ रहा है खिंचाव आपके? राइट वाले पैर। राइट में खिंचाव जो है वो पूरा पंजे तक जा रहा है आपका, घुटने से नीचे तक? कमर से लेके पंजे तक जाता है। ओके, तो आपने अब तक ट्रीटमेंट वाइज क्या क्या लिया है? क्योंकि ये डिस्क की प्रॉब्लम है, जो कमर में स्पाइनल डिस्क की बात करते हैं, वो आप उस प्रॉब्लम से परेशान है। तो इसके लिए यह स्पाइनल डिस्क प्रोलैप्स जो कंडीशन रहती है वह कंडीशन है, वह इसका ट्रीटमेंट आपका अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट, वह अकॉर्डिंग टू मसल वीकनेस के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा।
आपने अब तक ट्रीटमेंट क्या क्या लिया है? डॉक्टर साहब अभी ये गोली दवाई चल रही है। डॉक्टर साहब की उन्होंने बोला है कि MRI कराओ, अगर MRI में देखा तो ऑपरेशन का कुछ बोल रहे डॉक्टर। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि MRI के बेसिस पर ही ये डिसीजन होगा कि यह डिस्क कितनी बड़ी है, डिस्क कितना प्रोलैप्स है, और आपके सिम्टम्स बेसिकली आपको कोई मसल वीकनेस या नर्व में वीकनेस तो नहीं है, और उस बेसिस पे ट्रीटमेंट डिसाइड होगा कि यह दवाइयों एक्सरसाइज को रिस्पॉन्ड करेगा या इसमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट है। तो बेटर होगा कि आप MRI करवाएं और देन कंसल्ट करें डॉक्टर से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रवेश जुड़ने के लिए। तो विटामिन डी और रिकेट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये हम बात कर रहे थे डॉक्टर केवल की क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं कि रिकेट्स डेटॉर्मिटी के लिए जाने वाली जो सर्जरी होती है उसके बारे में बताएं। हाँ जी, जैसे कि मैंने बताया कि माइल्ड टू मॉडरेट ग्रेड की डिफॉर्मिटीज़ ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाती है जब हम न्यूट्रिशनल रिकेट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, बट कुछ सीवियर ग्रेड की डिफॉर्मिटीज़ होती है जिसमें सर्जरी की आवश्यकता रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो हम रेगुलर फॉलोअप करते हैं, जैसे मंथली या 3 मंथली फॉलोअप पेशेंट को फॉलो किया जाता है। वह यदि डिफॉर्मिटी ऑटो करेक्ट नहीं हो रही है या डिफॉर्मिटी प्रोग्रेस हो रही है तो उस कंडीशन में सर्जरी प्लान की जाती है। इसमें कुछ स्पेशली 2 टाइप की सर्जरीज रिकमेंडेड रहती है। जैसे पैरों की डिफॉर्मिटी के लिए उसमें फर्स्ट है ग्रोथ मॉड्यूलेशन सर्जरी। ग्रोथ मॉड्यूलेशन सर्जरी में ग्रोथ को मॉडिफाई किया जाता है, जैसे बोन की डिफॉर्मिटी के अकॉर्डिंग जिस साइड से बोन ग्रोथ एक्सेस है उस साइड की बोन ग्रोथ को एक छोटी सर्जरी की जाती है, जिसमें ग्रोथ एक साइड से बोन की ग्रोथ स्टॉप की जाती है। वह ओवर द टाइम 6 महीने 1 ईयर के टाइम पीरियड में ये डिफॉर्मिटी खुद से करेक्ट होने लगती है। और सेकंड सर्जरी रहती है ऑस्टियोटॉमी सर्जरी, जिसमें बोन की डिफॉर्मिटी के अकॉर्डिंग उसे पूरी तरह से करेक्ट किया जाता है। वह पिन या फिर प्लास्टर या फिर प्लेटिंग द्वारा उसे स्टेबलाइज किया जाता है। तो जैसे ग्रोथ मॉड्यूलेशन सर्जरी की बात की, यह इमेच्योर बोन्स जिनमें उन बच्चों के लिए हैं जो 10 से 11 साल के अंदर आते हैं, बट जो बच्चे मैच्योर हो चुके हैं या जिनमें मैच्योरिटी आ चुकी है उन बच्चों में ऑस्टियोटॉमी प्रीफर की जाती है, क्योंकि बोन ग्रोथ स्टॉप हो चुकी होती है। तो हमें फाइनली करेक्शन अचीव करने के लिए उसे पूरी तरह से करेक्ट करना होता है जी। तो डॉक्टर केवल ये अब बताएं कि आप क्या संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे, और विटामिन डी की आखिर पूर्ति कैसे करें अपने शरीर में। कुछ खास संदेश आप हमारे दर्शकों को जो देना चाहें। हाँ जी, जैसे कि मैंने बात किया, नवजात शिशु या बच्चे जो प्री मैच्योर हैं, लो बर्थ वेट है, या जिनमें जो केवल ब्रेस्ट फीड पर डिपेंडेंट है, उन बच्चों में विटामिन डी की कमी होना काफ़ी कॉमन है। इसीलिए हमें चाहिए कि शुरुआत से ही बच्चे को विटामिन डी एडिक्वेट मात्रा में मिले या फिर एडिक्वेट सप्लीमेंट्री एडवाइस करें। बट कुछ बच्चे जो नॉर्मल हैं, नॉर्मल बर्थ वेट के साथ है, उन्हें प्रॉपर सनलाइट एक्सपोजर काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए हमें चाहिए कि डेली बच्चे का एटलीस्ट फेस व आर्म या अपर चेस्ट, अपर बैक एटलीस्ट 10 से 20 मिनट के लिए दिन में 10 बजे से 3 बजे के बीच में एक्सपोज हो, ताकि उन्हें एडिक्वेट विटामिन डी सफिशेंटली मिलता रहे। वो एडल्ट्स जो विटामिन डी से परेशान है या जो प्रॉपर सनलाइट एक्सपोजर नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वह डॉक्टर से कंसल्ट करें, विटामिन डी लेवल एक बार असेस करवा लें या चेक करवा लें, और अकॉर्डिंगली यदि विटामिन डी डिफिशियंसी है, साथ ही उन्हें बाकी विटामिन डी डिफिशियंसी के सिम्टम्स भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे बॉडी एक, मसल वीकनेस या फटीग, सो उन्हें चाहिए कि वह परामर्श लें, वह प्रॉपर विटामिन डी का कोर्स या ट्रीटमेंट फॉलो करें, वह रेगुलर डॉक्टर से फॉलोअप रखें। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर केवल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। तो देखिए, इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे हम एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही आपको बताएंगे उसके उपाय। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।